जी ऑनेस्ट सवाल आ रही है। एक बार रिवाइज करने दी कल कहाँ तक पढ़ा? पेज नंबर 345। तो फिगर सॉल्व हुई तो देखो जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक बार रिवाइज करने दी लास्ट चैप्टर करवा। करें फिर शुरू होगा। चल नेक्स्ट हेडिंग लिखो। आप लोगों ने लिख लिया था ये वाला? नेक्स्ट हेडिंग लिखवानी फिर अब क्या करें? टेस्टिंग वेदर to select most diluted option. ठीक है जी, हेडिंग लिखे फिर बाद में वर्किंग करवा दें। चल जरा सारी फिगर्स ढूंढ के बता दे कहाँ से शुरू करो। फिगर्स बोलते रहे, नाम बोलते रहे, फिगर्स भी ढूंढते रहे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? बेसिक ईपीएस की फिगर्स पता नहीं, वर्किंग लिखवाना, इसकी फिगर्स की जरूरत पड़नी है। इस साल में हम वर्किंग कर रहे हैं 2022 में 250 डिवाइड बाय 92.8। ठीक है जी, आंसर आ गया 2.69 पर शेयर। हाँ एक मिनट, देन इट इज फॉर, बताएं पहले किसको हम और शेयर ऑप्शंस को लेते हैं सबसे पहले। वो है ही नहीं शुक्र। कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो, इसकी क्या वजह है? रैंकिंग 1 आई हुई है इसकी, आज मोस्ट डाइल्यूटिव रैंकिंग आई हुई है। या फिगर्स बोल दें कैंडिडेट 250 प्लस 20। कहाँ देख रहे हैं आप? कहीं नहीं देख रहे, हम कहीं नहीं देख रहे, ये हमारा इल्जाम है। हम रजिस्टर पे देख रहे हैं और देख के लिखी जा रहे हैं, दो ढूंढ रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं, आप फिगर्स बोल रहे हैं। 250 ऊपर देखा है, अब कहाँ जा रहे हैं? रैंकिंग की वर्किंग में जा रहे हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के सामने जा रहे हैं, क्या लिखा नजर आ रहा है? प्लस 20 डिवाइड बाय बोला प्लस 14, इकट्ठा कर लें 270 डिवाइडेड बाय 106.14 ये आंसर 2 पॉइंट सही राउंड अप कर रहे हैं तो जो भी आ रहा है 5 थी या 2, दोबारा सॉल्व करो। ठीक है बस वो आ गया। बताएं पर शेयर के सामने क्या लिखूं? ये कॉम्बिनेशन डाइल्यूटिव है, इसको देख के बता रहे हैं कौन सी फिगर 0.69 से देख रहे हैं आप, तो ये कॉम्बिनेशन डाइल्यूटिव है, ईपीएस कम हो रही है। सेकंड वर्किंग अब कॉम्बिनेशन बनाना है आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के साथ, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का।
ये स्टार्ट करवाएंगे कहाँ से शुरू करें? हाँ जी, अभी मेरा ख्याल टोटल हो जाता है, उसके बाद उसी टोटल को यूज करना है। 270 आगे बोले, अब कहाँ गए आप 60 ढूंढने के लिए? 270 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 106.84 प्लस 30। देखिए फाइनल का टोटल कर 330 डिवाइडेड बाय 136.84 आंसर आएगा। वो एंटी डाइल्यूटिव है यार, वो आखिरी एंटी डाइल्यूटिव होता है। किसके साथ देख के बताया मेरे डाइल्यूटिव? 2.53 अब सीक्वेंस में चलना है, तो once again it is dilutive, so this combination is most dilutive। तो कौन सी फिगर यहाँ से सिलेक्ट हुई है फाइनली? इसको फिर वहां से अपने मेन पेज पे लिख देते हैं, इट इज मोस्ट डाइल्यूटिव कॉम्बिनेशन। अब तरीका तो समझ आ गया ना प्लीज सबको? चले लिखेंगे जर्नलिस्ट आप लोग क्लियर? ये रहा सब पेज नंबर। अच्छा नहीं, मैंने कहा साथ वाला पेज नंबर पूछ रहा। अच्छा फाइल ही पूछ रहे हैं, कैलकुलेटर पे वैल्यू पूछ चले करें। ये कंप्लीट करते करने की जरूरत है। अब ये जो रैंकिंग है और टेस्टिंग है, ये असल में वर्किंग का हिस्सा है। इस वर्किंग का मकसद ये था कि हम फाइनल अपना आंसर ढूंढें। नोट कर लिए जर्नलिस्ट? अब स्पेस अपनी छोड़ी भी वहां है, जरा फाइनल फिगर सीखें। अब ये फिगर्स बस वहां प्रेजेंट करनी है। कौन से साल की वर्किंग हो रही थी? एक मिनट जरा ये फाइनली फिगर्स भी देखें, अपनी आखिरी वर्किंग में रहे, बताएं वहां से कौन सी फिगर उठानी है। अब 2.41 है, बस उसकी एक वर्किंग अगर लिखें तो 2.41 10 फिगर्स की बेस पे आया। 330 ऐसे ही आया ना यार। 330 फाइनली डाइल्यूटेड अर्निंग्स है और डिवाइडेड बाय है 136.84। तो इसका आंसर आप लोगों ने निकाला 2.41 पर शेयर। उसको वहां से देख के बस यहाँ लिखने का मकसद ये है कि एग्जामिनर को अपना मेन आंसर दिखा दो, ठीक है? एक और चीज जरा गौर से देखनी है, कंपैरेटिव फिगर साथ बनानी थी, तो कंसंट्रेट करना जरा। अपना 2021 वाला जरा आंसर निकालना जरा। किस चीज का कंपैरेटिव बनाना लगाऊं? डाइल्यूटेड ईपीएस का कंपैरेटिव लिखा लगा, तो पिछले साल की फिगर ढूंढना जरा डाइल्यूटेड ईपीएस की। कंसंट्रेशन रखनी है, पिछले साल की डाइल्यूटेड ईपीएस की अर्निंग्स बताएं। 270 नहीं 210 नहीं है यार, ये ढूंढ के डाइल्यूटेड या 270 कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? 2021 की वर्किंग देख रहे हैं यार, डाइल्यूटेड देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं। डाइल्यूटेड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डाइल्यूटेड का कंपैरेटिव बना रहे हैं। 270 मिल गया। अब 270 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर किन शेयर्स की बेस पे हुआ? अभी 88.38 की वर्किंग ढूंढना जरा कहीं है सर। 88.33 बना कैसे हुआ है?
इसके अंदर दो फिगर्स ढूंढने की जरूरत। इसमें बेसिक शेयर्स 58.33 है, बेसिक शेयर्स 58.33 है और 30 इसमें पिछले साल के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। ये कहाँ देखा आप लोगों ने? पिछले साल की टेस्टिंग देखी है, बट कैसे टेस्टिंग तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ी थी, एक ही वर्किंग थी। अब जो 58.33 है, क्या वो इस साल आके पिछले साल का बदल गया हुआ? अब 2022 में आके अपनी तरफ बेसिक एपीएस की वर्किंग देखें, एक टेबल बनाया था। जो फिगर थी पिछले साल 58.33 बेसिक वाली, वो इस साल कंपैरेटिव में बदल के हो चुकी है 64.64, 64.47, सॉरी गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं। 64.47 ये किस साल की फिगर है? ये 21 की फिगर है जो रीस्टेट हुई थी। तो हम 22 में मौजूद हैं, तो पिछले साल की जो ईपीएस है वो अब बेसिक ईपीएस के एंगल से रीस्टेट हुई है। तो 58.33 की जगह 58.33 की जगह 64.47 हो गया। सही है सर? सही है सर, लेकिन 30 की जगह 30 ही होगा। पिछले साल में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे, बॉन्ड ही थे, तो ये ऐसे किस तरह से कंपैरेटिव एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो कौन सी फिगर मैंने बदली है और कौन सी नहीं बदली? नहीं, मैंने कौन से शेयर्स की बदली है, कौन से शेयर्स की नहीं? दोनों शेयर्स नहीं। मैंने कौन से शेयर्स की क्यों बदली है? 58.33 किस साल के शेयर्स थे? 21 के। लेकिन जब 22 में आए तो अब 21 के रीस्टेटेड शेयर्स कितने हैं? तो मैं 22 में ही लिख रहा हूँ, 21 में लिख रहा हूँ। 22 में 21 का कंपैरेटिव लिख रहा हूँ। ऊपर देखें, इससे ऊपर जो बेसिक लिखा हुआ, किसके ऊपर? 2021 में जो बेसिक नजर आ रहा है आपको, ये किन शेयर्स के बेस पर नजर आ रहा है? 64.47 की बेस पे क्यों नजर आ रहा है? ये तो 58.33 की बेस पे नहीं होना चाहिए था, और नो वैल्यू एडजस्टमेंट सही थी। तो ऊपर जो फिगर है बेसिक की, वो एज इट इज आएगी इस साल में कंपैरेटिव ईयर में। और साथ 30 कहां से बनी है? नहीं नहीं, 30 क्या था? और 30 क्या था? 30 कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर कन्वर्टेबल, तो ये डायल्यूटेड ईपीएस जो है उसका एसेट पिछले साल पे इफेक्ट नहीं जाना, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को पीछे नहीं लेके जाना। लेकिन क्या बेसिक शेयर्स में अगर फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर पिछले सालों में इफेक्ट जाता है? तो सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूछा, माजरत है, मैं वापस ले लेता हूँ, दोबारा शुरू करने लगा। मैंने फिर पूछ लेना, आप जो मर्जी करें। क्या बेसिक शेयर में जो नो वैल्यू होती है उनका इफेक्ट पिछले साल जाता है? तो अब ये जो डायल्यूटेड, ये बेसिक एज इट इज है और इसमें डाइल्यूशन के इफेक्ट होते हैं। तो पिछले साल की तरफ फाइनली दोबारा देखें डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर। नहीं, आंसर का मतलब उसका वर्किंग, आंसर की वर्किंग। वहां जो फिगर थी 87, 88, उसका ब्रेकअप असल में क्या है? जरा दोबारा बोल दें जरा। अब 58.33 नहीं रहा। 2022 में पिछले साल की फिगर बदल के होगी 64.47 और 30 मैंने एज इट इज कंपैरेटिव बदल दी। ठीक है, क्लियर हो गया सर? तो इस तरह की जो चीजें जो पिछले क्वेश्चन में भी नहीं थी, जो आ रही है आपके सामने, बस ये चीज हम नोट करने वाले हैं। तो एक एरो सा बना लें, बेसिकली कौन सी फिगर एज इट इज आई है नीचे? जो कंपैरेटिव वाली बेसिक में है वो एज इट इज डाइल्यूटेड में है, और 30 एज इट इज वही है जो पिछले साल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो। तो एक आंसर भी बताएं क्यों रीस्टेट हो जाएगा? ये आंसर क्यों बदल जाएगा? फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट हुई, पिछले साल में फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट थी जिसकी वजह से ईपीएस पिछले साल की रीस्टेट हो रही थी। आंसर बताइए। 2.86 कंप्लीट करें। ये ठीक है प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कंपैरेटिव मींस क्या होता है वैसे? पिछला साल। लेकिन क्या पिछले साल में हमारी कोई रीस्टेटमेंट हुई है? इन शेयर्स में, बेसिक शेयर्स में या डाइल्यूटेड शेयर्स? बेसिक शेयर्स में हुई है। बेसिक शेयर्स कौन से होते हैं और डाइल्यूटेड शेयर्स कौन से होते हैं? बेसिक वो जो बेसिक ईपीएस में आते हैं, डाइल्यूटेड वो होते हैं जो डाइल्यूटेड ईपीएस की होते हैं। क्या डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों आते हैं?
ये 270 कहाँ से आ गए? 270 कहाँ से है? सर ये पिछले साल से है यार, खुदा की बाकी छोड़े यार, खुदा का नाम है यार। 270 कहाँ से आ गए भाईजान? पिछले साल 2022 से। जी फिगर लिखा है मिस्टर अब्दुल्ला, 2021 की फिगर देखा सर। डायल्यूटेड ईपीएस में 270। थैंक्स आपका सर, मेरा कैसे थैंक्स हो गया? तो आपकी मेहरबानी बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर सुना। अगर आप ना क्वेश्चन सुनते ना आंसर देते, मैं क्या कर लेता? पेज नंबर 209 पे है। मैं क्या कर लेता? मैं क्या करना भाई? तो अपनी अपनी मर्जी है सर। हम थक गए हैं, हम सुबह सुबह उठ के आए हैं, हमें कुछ प्रेजेंट देने को, गिफ्ट देने के बजाय हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तो इंसानियत है। पेज नंबर वही भाई जो मैंने 7 वाले को बताया, उसे भी नहीं पता वैसे। पेज नंबर 209। ये 5 दफा जरा पेज नंबर रिपीट कर देंगे। इतना बुरा लग रहा है ना, मैं करूँ तो फिर कहना। एक क्वेश्चन नंबर अपने काइंडली ढूंढे 7, और जिस तरीके से आपने क्लास का स्टार्ट ली है, अगर ये इसी तरह एंड हो गया तो ये एक और सवाल गायब हो जाना। आपने लिख लेना देख के, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होना। तो सबसे पहले पढ़ाई का इरादा अच्छा सा कर लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, दोनों हाथ तरह अच्छी तरह करके आंखों पे जरा मलने से। जी हम कौन से पेज पे? दोबारा जरा चेक करें, पेज नंबर वही है, बदल गया? 209 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें दोबारा फिर काफी सारी चीजें आ रही हैं। डाइल्यूटेड भी है, बेसिक भी है, कॉन्टिन्यूड भी है, डिसकॉन्टिन्यूड भी है। शायद ये अब एक क्वेश्चन करने के बाद आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, पढ़ना शुरू करें जी। क्वेश्चन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह सवाल आ गए। पढ़े, मैं सामने शुरू करता हूँ। जी डेटा आपके पास है 31 दिसंबर 15 का। सबसे पहली लाइन में प्रॉफिट दिया, किस साल का और किस साल का? 15 और 14 का। दिस प्रॉफिट इंक्लूड अ प्रॉफिट फ्रॉम, कितना और कितना? 52,500 5 लाख में शामिल है, और पिछले साल डिस्काउंटेड ऑपरेशन शायद नहीं था। नंबर 2, on 1st January 14 there were 2,50,000 ordinary shares each at a par value of 5 in issue। नॉर्मल ठीक है कि पार वैल्यू 10 शायद होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन अगर कभी नजर आए तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। On 30th September 2014 there was a right issue on the basis of 1 ordinary share issued for every 5 already held at a price of 6. The market price of the ordinary shares immediately before the right issue was 7.5 per share. On 31st May 2015 there was an issue of 50,000 ordinary shares at a market price that is 5 per share उस वक्त। ऑर्डिनरी शेयर्स में चेंज राइट शेयर्स की वजह से, और एक फिर मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू है। There are 25,000 options in existence, each of which allows the holder to acquire 4 shares at a strike price, किसे कहते हैं? Exercise price of 10 per share. The average market price per ordinary share for 2014 and 15 was 12 in the money. ऑप्शन इन द मनी है सर, मार्केट प्राइस ज्यादा है। कोई नहीं सोचते नहीं, कोई गलती वाला मसला नहीं है, सोचेंगे तो गलती होगी फिर ठीक हो। जिन्होंने बोला नहीं उनका तो ना गलत हुआ ना सही हो। 12 क्या था
और इशू कितने पे कर रहे हैं? सॉरी, स्ट्राइक प्राइस 10 है तो मार्केट प्राइस ज्यादा है, ऑप्शन इन द मनी है। द ऑप्शंस वर इन एग्जिस्टेंस थ्रूआउट 14 में भी थी और 15 में भी थी। प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू आर कन्वर्टेबल at the option of the preference shareholder into 500 ordinary shares on 31st December 17. If not converted, preference shares will be redeemed on 31st December 17. ये दोबारा दोनों लाइनें पढ़ें और बताएं हम क्या अज्यूम करें, क्या ये और शेयर्स, क्या ये नहीं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या शेयर्स में कन्वर्ट होंगे या अल्टीमेटली कैश देना पड़ेगा? नहीं, दो ऑप्शन है ना, अगर कन्वर्ट होंगे तो 500 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, अब नंबर ऑफ शेयर्स में बता दिए, और अगर कन्वर्ट ना हुए तो ये पैसे रिडीम का मतलब ये पैसे वापस हो जाएंगे किस डेट पे? 2017 पे। अब दो ऑप्शंस दी हुई हैं, पैसे वापस भी हो सकते हैं शेयर्स भी मिल सकते हैं। हम इसमें क्या अज्यूम करेंगे कि शेयर्स मिलेंगे अल्टीमेटली या पैसे मिलेंगे? पेज नंबर 196 सामने खोल लेंगे। अब इस तरह की चीजें जब रिपीट हो तो ज़हन में आनी चाहिए। हमने मोस्ट डाइल्यूटिव सोचना होता है। तो अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शंस हो फिर हम ये सोचेंगे कि जिसमें ज्यादा शेयर्स हैं, और अगर कन्वर्जन के साथ साथ पेमेंट की ऑप्शन भी है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, शेयर्स देने पड़ेंगे या कैश देना पड़ेगा? हम शेयर्स देने वाली ऑप्शन पे क्यों जाएंगे? क्योंकि उससे शेयर्स इशू होने से हमारी बेस बढ़ जाएगी। तो ढूंढे जरा कहीं पेज नंबर 196 आखिरी जो हेडिंग है उससे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा, नहीं इस ऊपर वाला पैराग्राफ, नंबर ऑफ शेयर्स की जो हेडिंग है लास्ट में, इससे ऊपर जो पैराग्राफ, इफ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज फेस्ड विद more than one conversion option, the entity being the issuer of the instrument must use the most dilutive option in the diluted earning per share. For example, if the holder of the debenture has the option to convert the debentures into ordinary shares or to redeem for cash, अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो मित्र देख बताएं फिर क्या अज्यूम करेंगे? सेंटेंस देखिए नेक्स्ट वाला, एंटिटी मस्ट अज्यूम दैट द होल्डर विल चूज ऑर्डिनरी शेयर्स। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट आए जरा, एक गोल्ड लिमिटेड में जरा डाटा ढूंढना जरा, सेकंड पैराग्राफ बस एग्जांपल नंबर 3, यहाँ क्या फाइनल हुआ था? नहीं पढ़ देख लेना, दो कन्वर्जन ऑप्शंस थी, यहाँ दोनों शेयर्स की कन्वर्जन ऑप्शंस थी। तो अगर एक से ज्यादा शेयर्स की कन्वर्जन ऑप्शंस हो तो कौन सी उठाएंगे? जो हायर है। और अगर कन्वर्जन की ऑप्शन भी है और पैसों की ऑप्शन भी है तो हम कन्वर्जन की ऑप्शन क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि उसी से शेयर्स बढ़ेंगे और हमने मोस्ट डाइल्यूटिव जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना। ठीक है, तो जहां ये पढ़ी अपनी लाइन, पेज नंबर कौन सा है? 209 नहीं, इस वक्त 209 पे वहां ये पेज नंबर लिखे 196 वाला लिखे, वहां 196 से क्लास पैराग्राफ। दोबारा कभी रिवाइज करिए चीजें तो वहां फौरन पहुंचना चाहिए, उसी तरह जिस तरह आप रोज घर में जाकर पिछले पेजेस से पहुंच जाते हैं और आपको खुद भी नहीं पता कि आप कहां कहां पहुंच जाते हैं। ये ठीक है जी सर? तो हम क्या अज्यूम करेंगे, शेयर्स इशू होंगे या पैसे देंगे? देखिए सही बात है कि अभी हमें पता वैसे नहीं है, ये तो फ्यूचर की डेटा हो सकता है शेयर होल्डर अल्टीमेटली अपना कैश ले ले, हो सकता है शेयर ले ले, लेकिन हम डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग करते हुए ये अज्यूम कर रहे हैं कि शेयर्स में अगर कन्वर्जन हो तो फिर हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस मैक्सिमम कहां तक कम हो सकती है? तो इट इज अज्यूम्ड कि शेयर्स में कन्वर्जन हो जाए। तो सही वर्ड्स में समझ आते हैं जी। नंबर 4 में थर्ड लाइन में पॉइंट नंबर 4 में, dividend of 1000 are incurred annually on these preference shares, ब्रैकेट अंडरलाइन करके मीनिंग बताएं। नहीं ब्रैकेट, these have been correctly accounted for as, इस लाइन से आपको क्या बताने का मकसद है उसका? क्या ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल है और क्या सही शामिल है? तो कौन से शेयर्स का डिविडेंड अगर प्रेफरेंस शेयर्स में हो तो कोई सही वहां शामिल है या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स निकल? ठीक है, नहीं वो ठीक नहीं, मैं वापस अगली लाइन है 3 प्रेफरेंस शेयर्स वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 14 एंड 15। असल में जो कल आपने क्वेश्चन किया पीटी इधर वापस है, ये कुछ जरूरी नहीं है कि डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स दोनों सालों में ही हो। कल क्या हुआ था, बॉन्ड, बॉन्ड मेरा ख्याल है 22 में, पेज नंबर बताइएगा कौन सा? 345
बॉन्ड जाके 22 में इशू हुए थे और प्रेफरेंसेस दोनों सालों में थे, तो ये भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना, ताकि आप अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग कर सकें। तो ऑप्शन भी वापस आए हमारे इस केस में, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कौन कौन से निकले? ऑप्शंस है और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो दोनों 14 और 15 में आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इट मींस 14 15 दोनों में शायद वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट में है, इसकी रिक्वायरमेंट भी जरा डिफरेंट है। लिखा हुआ डिस्क्लोज earnings per share in the financial statements of Early Morning Limited Company for the year ended 31st December 2015 with comparatives। कौन सा साल भी बताना, पहला वर्ड अंडरलाइन करें डिस्क्लोज। अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते रहे उनमें शायद वर्ड आते थे कंप्यूट, कैलकुलेट। डिस्क्लोज का अगर वर्ड आ जाए तो देन जिस तरह बहुत से स्टैंडर्ड से डिस्क्लोज का आपको आइडिया है, मसलन आई 16 से शुरू करें, कोई डिस्क्लोज होते हैं उसके कौन कौन से? वो सारे ही होते हैं यार, वो सारे ही, कोई दो चार ही बता दें। स्केड्यूल होता है, यूजफुल लाइफ होती है, मेथड होता है, वगैरह 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 होता है। इसी तरह अगर आइए सेट जेन में लाने की कोशिश करें आप, तो पॉलिसी चेंज अगर हो जाए तो नेचर ऑफ चेंज, रीजन ऑफ चेंज, लाइन आइटम्स, इस तरह से डिस्क्लोज बनते हैं। इसका IAS 40 आप आजकल देख रहे हैं, उसका पूरा पेज शायद आपके कल नजर से गुजरा है, डिस्क्लोज होते हैं, उसमें भी स्केड्यूल बन जाता है। सॉरी ऐसे तंग कर रहा हूँ। तो जिस तरह बहुत से स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोज होते हैं, इसी तरह IAS 33 में भी कुछ डिस्क्लोज। तो आज हम पर वो डिस्क्लोज इतने टफ नहीं है, ये जो वर्किंग हम कर रहे हैं इन्हीं को जरा स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो एक पूरा पहला पेज छोड़ दीजिएगा, उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्लोजर्स कैसे बनेंगे। बाकी करना वही है, डिफरेंटली पहले कैलकुलेशन करेंगे तो डिस्क्लोज कर सकेंगे। तो अगर डिस्क्लोज लिखा हो तो उसको कैसे प्रेजेंट करता है वो इंशाल्लाह भी हम बाद में बात करते हैं। पहले एज इट इज वैसे ही शायद वर्किंग है जैसे हम रोज यूज टू हो गए। तो फर्स्ट पेज एक छोड़ दें, मेरा ख्याल है कि शायद सफिशिएंट रहेगा। हमारा डिस्क्लोज वर्ड इग्नोर कर दें और एज इट इज वैसे ही वर्किंग करें जैसे आपको पता है। जी कौन कौन सी EPS है? फुल कंसंट्रेट दोनों निकालो। डिस्क्लोज क्या लिखा था उसमें? अर्निंग्स पर शेयर बेसिक, अगर डायल्यूटेड निकल सकती है तो दोनों वर्किंग्स कर। बेसिक EPS हम है किस साल में? अच्छा ये क्लियर रखिएगा, इसमें हमें ये नहीं कहा उसने कि 14 एंड 15 की वर्किंग करें। एक सेकंड काइंडली जरा दोबारा जाएं पेज नंबर 345 पे जो कल क्वेश्चन किया। अब ये रिक्वायरमेंट भी जरा सही अंडरस्टैंड कराना। पेज नंबर 345 नहीं, कंप्यूट तो मेरा ख्याल क्लियर है कि कंप्यूट करना। डिस्क्लोज ऐसा नहीं था, बल्कि उसने आगे एक वर्ड लिखा था, वो फिर मैं बताता हूँ अभी। कंप्यूट क्या लिखा हुआ था? एज वुड डिस्क्लोज, वो बात आज आ जाएगी अभी। लेकिन आगे चले जरा, किस किस साल की वर्किंग उसने मांगी थी? 21 22 की उसने मांगी थी, लेकिन ब्रैकेट में भी कुछ बताया था। इसका मतलब हमने 21 की वर्किंग भी करनी थी और 22 की भी करनी थी, लेकिन साथ कंपैरेटिव का मतलब 21 की भी और 22 का भी कंपैरेटिव देना था, लेकिन 21 का कंपैरेटिव था नहीं। 21 में भी वर्किंग करनी थी, 22 में भी वर्किंग करनी थी, और शो कंपैरेटिव भी थे। तो 21 की वर्किंग की हमने, 22 की वर्किंग की, कंपैरेटिव्स दिए दोनों सालों में। दोनों सालों में दिए, लेकिन दोनों सालों में दे नहीं सके। 19 था नहीं, सॉरी 20 नहीं था। 20 होता तो हम किस साल में 20 भी दे रहे होते और 20 की फिर वर्किंग ना कर रहे होते। और से देखा, अगर 20 होता तो 20 की वर्किंग ना कर रहे होते, 20 को 21 के कंपैरेटिव के तौर पर डिस्क्लोज कर रहे होते। वापिस है, इधर क्या लिखा? डिस्क्लोज छोड़ के इधर क्या लिखा? किस साल की वर्किंग करें? 15 की, लेकिन साथ कंपैरेटिव। 15 में खड़े होके 14 सोचे या 14 में जाके 14 सोचे? 15 में खड़े होके हमने 14 को कैसे सोचना इंशाल्लाह भी सोचते। 15 5 4 15 14 नहीं है ना? चलो ठीक है, डन है सर।
और डेफिनेटली फिर 14 शायद रीस्टेट होगा, वो लिख लेते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ रहेगा। ये बेसिक ईपीएस है, लेकिन फर्स्ट लाइन में जाए, क्या कॉन्टिन्यूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की भी स्टोरी है, फिर क्या करना होता है। कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस है था, फुल कंसंट्रेशन रखें बस, कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस है था एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है था। फोकस ओनली ऑन बेसिक। अब ये चैलेंज है इस वक्त कि बेसिक करते हुए डाइल्यूटेड ज़हन में लाएं और डाइल्यूटेड करते हुए बेसिक्स की स्टोरी ज़हन में लाएं। डाइल्यूटेड के एंगल से सारी स्टोरी है। ये बेसिक का फॉर्मूला कोई बताए, ये अर्निंग ढूंढने कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की। जुल्म ना करें, जुल्म ना करें, जुल्म ना करें, जुल्म ना करें, जुल्म ना करें। 5 लाख में कुछ इंक्लूड है? क्या इंक्लूड है? 2015 में 5 लाख कैलकुलेटर पे लिखें, 52,500 क्यों माइनस कर दें, वो अलहदा लिखना है। अलहदा अलहदा बताएं कितना कितना लिखूं, मत साथ साथ लिखिएगा इस तरह। 447,500 निकाली है सबने, 52,500 नीचे आ गया। यस सर, गलती से सही डिसकंटिन्यूड पे नीचे आ गया। 5 लाख टोटल प्रॉफिट है, ब्रेक करके दिखाना, ठीक है। ब्रैकेट में जाए 5 लाख की, 5 लाख की ब्रैकेट में किस साल का प्रॉफिट दिया हुआ? 14 का। आगे डिसकंटिन्यूड में ब्रैकेट में जाए, 0 का मतलब क्या हुआ, क्या सारा कंटिन्यूड ही का है? फिगर लिखवाएं 337,510। रुक जाए। और 14 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस नहीं होगी, वो क्यों? अलग से डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रही होगी? उसकी अर्निंग्स नहीं। तो किस साल डिस्काउंटेड ऑपरेशन की स्टोरी नहीं है, इस साल है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही क्रॉस लगा के दिखाया, अगर सपोज लिख भी रहे हो तो यहाँ 0, कहाँ 0 होगा? 14 में इस तरह होगा ना। एक छोटी चीज और, फिर उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिएगा। देन ढूंढने कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है यार, है 1000 डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा है रिडीमेबल? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। जरूरी नहीं कि वो वर्ड लिखे, ट्रीटमेंट से पता चलना चाहिए हमें। फाइनेंस चार्ज इस वर्ड से क्या समझ आता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस करवाएं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करवाएं। ऑलरेडी हो गया होगा, लेकिन अगर ये रिडीमेबल होता तो रिवाइज करने ज़हन में, फिर आप ये 1000 कहाँ से लेस करवाते हैं? कंटिन्यूड से या डिसकंटिन्यूड से? तो फिलहाल क्यों नहीं माइनस करवा रहे? ऑलरेडी हो गया होगा फाइनेंशियल चार्जेस। अब लिख रहे हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ओके सर, ये अब क्या चाहिए? वर्किंग चाहिए सर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग चाहिए। कॉलम्स बनाने की जरूरत भी है वैसे देखो। फिफ्टीन में कोई मूवमेंट है?
15 में कोई मूवमेंट है, इस वजह से मेरी शेयर्स राइट इश्यू की वजह से है या फुल मार्केट वाले शेयर्स की वजह से है? 15 में मार्केट वैल्यू शेयर्स की वजह से है। राइट इश्यू किस साल हुआ है? 14 में। मूवमेंट तो है, हम किस साल में वर्किंग करेंगे? 14 या 15? हिम्मत नहीं करे, इसका कोई फायदा नहीं है। हम किस साल में वर्किंग कर रहे हैं? 15 में। कौन सा कॉलम बनाएंगे? 15 का एक्चुअल बनाएंगे। कर दे हिम्मत आगे। 15 का करंट वेट करेंगे, फिर क्या करेंगे? क्या कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है? साथ ही साल को रीस्टेट करेंगे, 14 को इंशाल्लाह रीस्टेट करेंगे। बनाए कॉलम। पंद्रह में एक ही मूवमेंट है प्लीज, शेयर्स एट फुल मार्केट वैल्यू। हाँ 14 में मूवमेंट है, लेकिन 14 की मूवमेंट का क्या इफेक्ट यहाँ आना है पता नहीं है, अभी नहीं पता, लिखेंगे तो पता चलेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट तो डेट बोले स्टार्ट 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 15 1 जनवरी 15 के शेयर्स ढूंढे। कौन से शेयर्स है? ऑर्डिनरी प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी ब्रॉट डाउन ढूंढे। है तो सही है, पॉइंट नंबर 2 का फर्स्ट लाइन। वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? 14 का ब्रॉट डाउन है, तो हमें किस साल का चाहिए? तो 14 में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करने के लिए? 14 का एक्चुअल बनाना पड़ना है। लिख के बनाते हैं, थोड़ी स्पेस रखते। ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस साल क्यों जाना पड़ा है। 14 में फिलहाल क्यों जाना पड़ा है? 14 में क्यों जाना पड़ा है? 14 का क्लोजिंग निकालने के लिए, ताकि वो ब्रॉट डाउन बन सके। जी 14 पे स्टोरी शुरू करें। 1 जनवरी 14। कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट, स्पीड अप। शेयर्स बता 2,50,000। जी 14 के एंगल से फोकस करें। 14 में क्या हुआ? किस डेट पे राइट इशू हुआ? राइट इशू अगर हो जाए तो क्या करते हैं? अच्छा एक छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा जरा, राइट इशू अगर हो जाए फुल मार्केट वैल्यू पे तो फिर कुछ नहीं करेंगे। राइट इशू अगर फुल मार्केट वैल्यू पे हो जाए फिर कुछ नहीं करेंगे। याद जरा देख के बताएं, कुछ करेंगे? कब करेंगे, कब करेंगे? जब बोनस एलिमेंट मौजूद होगी तो फिर क्या करेंगे? इशू फॉर वैल्यू और इशू फॉर नो वैल्यू को अलग कैसे निकालेंगे यार? जल्दी से वर्किंग करके बताएं, आज खुद ही से करते। वन फॉर सिक्स, सॉरी 1 for 5, ऐसे ही या 5 for 1? वर्किंग ड्राइंग कैसे करना है? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 5 के बदले 1 इज इक्वल टू
50,000 right shares. right shares. Next step, multiplied by 6, 3 lakh, divided by market value per share. 40,000 क्या है? इश्यू फॉर नो वैल्यू कैसे आएगा? 50,000 सॉरी माइनस 40,000, 10,000 क्या है? कंफर्टेबल हो गए? टेबल कंप्लीट करें। किस साल की वर्किंग करते करते किस साल क्यों जाना पड़ा? जो आपने बोला है आपको समझ आया? फिर मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गया होगा। जिस वक्त ये वर्किंग हो रही है, क्या इस वक्त अभी हमें 2014 के वेटेड की कोई जरूरत है? अभी जरूरत नहीं। अभी हमें किस चीज की जरूरत थी? तो क्या हमें वो मिल गया जिसकी जरूरत थी? हमें क्लोजिंग मिल गया 14 का, जो हमारे लिए अब ओपनिंग बन जाएगा। बना लो सर। तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस चीज की जरूरत पड़ी है, और बस उतनी ही वर्किंग करें। अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह उसको भी सोचें। ओके सर, वर्किंग नोट होगी तो स्टार्ट करनी, ऊपर वाइंड अप करें। ऊपर वाला सिंपल है, 15 में तो सिर्फ एक ही मूवमेंट है। कंप्लीट करें 15 के एक्चुअल ब्रॉड डाउन क्या हो गया? 3 लाख। 31 मई 15 भाई। इशू फॉर वैल्यू कितने शेयर्स गिवन है मेरे ख्याल 50,000। एनी अदर इशू? शेयर ऑप्शन है तो सही। वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, रिडीमेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स में मूवमेंट की रीजंस बताते जाएं जरा। इशू फॉर वैल्यू, इशू फॉर नो वैल्यू की एग्जांपल बताएं। इशू फॉर वैल्यू की, इशू फॉर नो वैल्यू की एग्जांपल बताएं। बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, कॉम्बिनेशन इशू की एग्जांपल बताएं। राइट शेयर्स, डिक्रीज की वजूहात ध्यान में लाएं। शेयर बाय बैक, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की एग्जांपल्स बताएं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर ऑप्शंस। अपनी तरफ से कोई नीना बना लीजिएगा, यही 3 है। हाँ, शेयर ऑप्शन का तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। जी सर, 3,50,000 हो गया हमारा क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे 31 दिसंबर 15। इसमें तो सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन है ना। ये वेट करें, अब किस साल में किस साल को वेट कर रहे हैं? 15 में 15 को वेट कर रहे हैं। हाँ, गौर से देखें, 3 लाख के सामने 12/12 हो गया। 50,000 फॉर वैल्यू है। फॉर वैल्यू का क्या करते हैं? टाइम के हिसाब से वेट करते हैं। 7 गिन लेंगे सारे। कैसे यार? उंगलियों पे यार, और कैसे यार? गिन बस। गिना करें ऐसे, ये इस तरह की गलतियां ना हो रही छोटी छोटी। 29167 राउंड अप कर, टोटल करवा दो। 329,167 क्या? 329,167 वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स। कंपैरेटिव बनाना,
कंपैरेटिव बनाना है सर, कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है जी। कंपैरेटिव ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 3 लाख है? वाकई हो जाएगा। कंपैरेटिव ईयर स्टार्ट कहां से होता है? जिन शेयर्स की बेस पे 2014 में ईपीएस कैलकुलेट हुई होगी, कंपैरेटिव ईयर की ईपीएस कैलकुलेट हुई होगी, दोबारा नीचे 14 वाली वर्किंग में 3 लाख की बेस पे हुई होगी, क्या वेट किया गया होगा? अब इस वेट की क्यों जरूरत पड़ी पिछले साल के? क्योंकि हमारा करंट ईयर में कंपैरेटिव ईयर वहां से शुरू होना, रैंडम भी नहीं करना चाहिए, मतलब अगर जरूरत ना पड़े तो टाइम वेस्टिंग है। लेट्स अज्यूम उसने 15 सिर्फ मांगा होता, लेकिन फिर भी हमें एक्चुअल कॉलम बनाना पड़ता है, शायद सोचा एक्चुअल का 14 बनाना पड़ता। तो अगर 14 उसने ना मांगा होता तो फिर हमें वेटेड ऑफ 14 जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन अब हमें 2014 की वेटेड की जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि 15 में उसी का वेटेड इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्पीड अप होना था। जब आप 2014 में होंगे तो 14 वाज द करंट ईयर, और उससे आप वेट कर रहे होंगे अपनी ईपीएस के एंगल से। $2.5 लाख 40,000 के सामने आ गया। 10,000 ठीक है। 3 बेटर 3 बनेगा। इश्यू फॉर नो वैल्यू कर दें 8966 10 by 290 into 260 10,000 to 90,000। पर ये वर्किंग्स कैलकुलेटर पे भी लिखी जा सकती है, इसे बार बार शायद नोट करने की जरूरत नहीं है। आइडिया तो हो गया ना सबको? सम बता दो। 268 966। इस फिगर की बेस पे 2014 में ईपीएस बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हुई होगी। व्हाई नॉट करेंगे ऊपर आकर इंदिरा का टेबल कंप्यूटर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप समझ रहे प्लीज। तो 68 966 प्रायर पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट इज द नंबर ऑफ शेयर्स जो ईपीएस की कैलकुलेशन में लास्ट ईयर यूज हुए थे। जी इश्यू फॉर वैल्यू को पिछले साल में एडजस्ट करें। एज 268 966 ही क्या है, इसे रीस्टेट करना क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि 15 में कोई इश्यू फॉर नो वैल्यू नहीं आया, वही एज इट इज आ गया। हमेशा ऐसे ही होता है, अब ऐसे नहीं होता जब इश्यू फॉर नो वैल्यू हो जाए, लेकिन इश्यू फॉर वैल्यू है जिससे पिछले साल में नहीं जाता। ठीक है जी सर। अब इन फिगर्स की बेस पे जरा सोचें, क्या ईपीएस कैलकुलेट हो सकती है? बेसिक हो सकती है सर, लिखवा दीजिएगा, पहले छोड़ दो। मेरा सवाल तो शुरू कर रहा था मुझे। कंटिन्यूड ऑपरेशंस की बेस पे बताएं करंट ईयर में 329 166 167 सॉरी 167। कंपैरेटिव ईयर में जाए पहले 268 966। ये फिगर्स मुझे आपने कहां से देख के लिखवाई है? 15 वाली वर्किंग से या 14 वाली? 15 वाली में या 14 वाली वर्किंग में? 14 वाली वर्किंग से 268 966 लिखवाया आपने मुझे, वहां बाई चांस आ रहा है। हमने कौन से साल के कॉलम्स देखे हैं? 15 का करंट देखा है और 15 में प्रायर ईयर देखा है।
जी सर, एक तीसरा रिवाइज कर लें फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस ऑफ करंट ईयर में सोच के बताएं क्या लिखना है। शेयर वही आते हैं, शेयर्स का इशू नहीं है, शेयर्स का इशू नहीं है, जो कंटिन्यूड में है वही डिसकंटिन्यूड में, और लास्ट ईयर में लिखने की जरूरत नहीं, आंसर वैसे ही 0 हो जाएगा। हो जाए ना वैसे। चलो फिगर्स लिखते हैं और मुझे इसके आंसर बता दो। आपने पता नहीं कैसे लिखे होंगे, तो स्पेस थोड़ी रखा करें यार, वर्किंग भी लिखे है। जगह जगह है सर, बताइएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर। 1.36 पर शेयर, कंपेयर 1.25 पर शेयर, व्हाट डन 0.16 मेरा ख्याल बन रहा है, और लास्ट ईयर वाई 0 लास्ट ईयर, अर्निंग्स ही नहीं है, तो शेयर जितने मर्जी हो बेस पे। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कौन सा काम कर लिया है, अब कौन सा शुरू हो गया है। ये हेडिंग देखें, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस किस किस साल की, 15, 14, 14 कंपैरेटिव है। एक सेकंड के लिए जरा अपने पास रजिस्टरमेंट होने कहीं, क्या डाइल्यूटेड ईपीएस भी पिछले क्वेश्चन नंबर 9 एक ढूंढे जरा, एक परसों शायद किया या कल ही शायद पूरा हुआ। क्या डाइल्यूटेड भी कंटिन्यू डिसकंटिन्यूड अलग आती है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात कुछ हो गई भी। क्वेश्चन नंबर 9 मिला है किसी को, तो जिस तरह बेसिक कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड की अलग है, इसी तरह डाइल्यूटेड भी कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड की अलग अलग है। पढ़ने का सारी तरीका ये होता है कि जब भी कभी रिवाइज करें अकेले बैठें और चीजों को आपस में रिलेट अगर किया जा सकता हो तो रिलेट करें। मसलन फॉर एग्जांपल अगर कभी मैं आपको यहाँ साउंडवर्ड्स कोई क्वेश्चन कहूँ तो पहला काम क्या होना चाहिए, जो किया हुआ है उसे गौर से देखा जाए, और अगला सवाल करते हुए अगर कुछ याद ना आए तो अपना जो पिछला किया उसी को देख के अप्लाई किया जाए। इसी तरीके से फिर लिंक बनता आपस में चीजों का। अकेले बैठते हैं, लेकिन मोबाइल जो साथ होता है ना, हम अकेले नहीं रहते, हम अकेले ही हैं। जी सर, कॉन्टिन्यूड एंड डिसकॉन्टिन्यूड क्या निकालने लगे हम, अर्निंग्स बताएं। अर्निंग्स बताएं, ये मेरा सवाल ही इस वक्त गलत है, ये इस तरह आता ही नहीं है, ये डाइल्यूटेड इस तरह आती नहीं है। डाइल्यूटेड हमेशा पिछले सवालों में कैसे आई है, पहले हम वर्किंग्स की हैं, वहां जो अर्निंग्स फाइनल हुई हैं उन्हें उठा उठा के यहाँ लिख के वर्किंग करते हैं। तो अभी ये कोई सवाल नहीं, अर्निंग्स बताएं। ये अर्निंग्स कहाँ से आनी है, टेस्टिंग से। शेयर्स कहाँ से आने हैं, टेस्टिंग से। टेस्टिंग कब होनी है, जब रैंकिंग होगी। रैंकिंग कब होगी, जब एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे। तो सवाल नंबर 1 यहाँ क्या उठाना था, क्या कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मौजूद भी है, मौजूद है भाईजान, एक ही है। अगर एक ही होता तो फिर शायद डिटेल्ड रैंकिंग और टेस्टिंग की बहस ना होती, लेकिन क्या होने लगा, क्यों होने लगा, एक से ज्यादा होने की वजह से क्या होने लगा है, वर्किंग में आ जाए, स्पेस छोड़ दें। वंस अगेन मेरा ख्याल मेरे साथ एक आखिरी दफा करवा दें, उसके बाद फिर आपकी तरफ आइए, कर लेंगे। पर उस वक्त नहीं करते, इस वक्त देख के लिख ही जाते हैं। क्या चेक क्या करना होता है रैंकिंग करते हैं, मास डाइल्यूटिव का कैसे पता चलता है, इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल करवाएं, पहले किसकी करो,
हाँ जी, तो तरतीब से वही करना। ऑप्शंस है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की इंक्रीमेंटल अर्निंग, ऑप्शंस की इंक्रीमेंटल अर्निंग्स बताएं। हमेशा जीरो क्यों? क्योंकि आपने शेयर ही वो उठाने हैं जिनके अगेंस्ट कोई पैसा नहीं आना। पैसा नहीं आना तो प्रॉफिट में इजाफा एक्सपेक्टेड हरगिज नहीं होगा। जीरो बटा भी जीरो। बेस की वर्किंग कैसे होती है? गेम चला दें चला दें चला दें। कौन सा पॉइंट में जी? ऑप्शंस। ये आंसर 3 शुरू कर दें। क्या लिखा हुआ? 25,000 ऑप्शन है, लेकिन हर ऑप्शन ने कितने शेयर्स में कन्वर्ट होना है? 4 शेयर्स। नहीं, 1 मिनट है, लिखता। इसका मतलब 25,000 ऑप्शंस ने 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट होना है। डन है सर। एक शेयर की मार्केट वैल्यू ढूंढूं या पहले स्ट्राइक प्राइस ढूंढूं? हिम्मत 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 हिम्मत। पहले क्या ढूंढना है मैंने कि कैश कितना रिसीव होना है? कैश स्ट्राइक प्राइस वाला रिसीव हो गया, मार्केट प्राइस वाला? तो जरा बताएं क्या करूं? जरा 10, हाँ जी, डिवाइड बाय याद है 12, सीधा आंसर 8,333,3,333। क्या है ये? थोड़ा ही क्या है? फॉर वैल्यू या नो वैल्यू? फॉर वैल्यू हटाना साहब, मरवाना है, सवाल गलत करवाना। पहले फॉर वैल्यू आया है, अब क्या आएगा? कैसे कैसे कैसे? 1 लाख माइनस 83,333, 16,667। ये नो वैल्यू। ये वाली वर्किंग हमेशा पहले करवाते हैं और बाद में लिखते हैं, लेकिन हम करवा नहीं रहे, हमने लिख लिया। पेशेंस। व्हाट इज 83,333 फॉर वैल्यू शेयर्स? हमें यहां से क्या चाहिए? बेस बताएं, आंसर बताएं। जीरो। डाइल्यूटिव है या नहीं बताएं। गेम ऑन है, गेम ऑन हो गई है। कहां से देख के बताएंगे? बेसिक से डाइल्यूटिव देखेंगे या बेसिक देखेंगे? डाइल्यूटिव पहले तो ये पैसा करो। बेसिक देखेंगे। बेसिक कॉन्टिन्यूड वाली देखेंगे या डिसकॉन्टिन्यूड वाली? कॉन्टिन्यूड वाली देख के बताएं। हम किस साल में वर्किंग कर रहे हैं? ऐसे ही डाइल्यूटिव है। किसके साथ? एक आप पूरे वर्ड्स बताएं। बेसिक कौन सी? बेसिक कौन सी? कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड वाली बेसिक। सेकंड करवाएं। हम लिख रहे हैं, हमें मत तंग किया जाए। सेकंड कौन सा डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर में कौन सी वर्किंग करवानी है आपने? प्रेफरेंस शेयर्स अज्यूमिंग कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी चलन, ठीक है, रिडीमेबल, ठीक है। अब सोचना क्या है, अगर प्रेफरेंस रिडीमेबल कन्वर्टेबल शेयर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गए तो क्या अर्निंग्स में इजाफा आएगा? इतना यार फिगर अवेलेबल है, डेट ढूंढनी आपने। 1000 1000 1000 1000 1000 क्या होगा? डिविडेंड सेव होने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। टैक्स रेट होता भी तो इग्नोर करना था। वजह 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 डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल, चाहे रिडीमेबल का हो या रिडीमेबल का हो। 1000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बेस भी गिवन है, शायद शेयर्स कितने से बढ़ जाएंगे? गिवन है गिवन है गिवन है। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने से बढ़ेंगे? 5 से, 500 से। आंसर कितना आएगा? कैसे? सॉल्व तो किया नहीं, वही आना चाहिए 1000 बटा 500। चेक तो कर। व्हाट इज 2? नहीं नहीं, व्हाट इज 2? व्हाट इज 2? व्हाट इज 2? इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर। अब ढूंढने डाइल्यूटिव है एंटी डाइल्यूटिव? और जाने एंटी डाइल्यूटिव कहां से पता? रीजन 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 सही, रीजन सही सही। जीरो से, जीरो से। कहां से कहां से कहां से देखा? क्या नजर आया? कम नजर आया, ज्यादा नजर आया? ज्यादा नजर आया। क्या ज्यादा नजर आया? ये ज्यादा नजर आया। इंक्रीमेंटल अर्निंग ज्यादा नजर आई। किससे? बेसिक फ्रॉम कंटिन्यूड से। क्या लिखो उसके साथ?
एंटी डाइल्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? नहीं, डाइल्यूशन को खत्म कर देगी, डाइल्यूशन कम कर देगी। डाइल्यूटिव मींस डाइल्यूशन कमी कर देगी, एंटी मींस डाइल्यूशन को कम कर देगी। चले अगर वर्ड्स नहीं भी पता मीनिंग, ये तो पता नहीं एंटी डाइल्यूटिव, ये तो डाइल्यूटिव होती है हमेशा। पिछली एग्जांपल्स में डाइल्यूटिव आ रही थी, एंटी डाइल्यूशन पता कैसे चलेगा? लेकिन नंबर 1 सवाल में लिखा हुआ, पहले पढ़ आखिरी लाइन, सवाल की आखिरी लाइन ना करें, सवाल बंद हो। और नंबर 2 डिविडेंड वैसी टैक्स में डिडक्टेबल एक्सपेंस में, एक तो सवाल में लिखा हुआ है नो टैक्स, लेकिन नंबर 2 डिविडेंड टैक्स में डिडक्टेबल है। आपके पास कोई पुरानी चीजें मुझे लगता है इसमें इकट्ठी हुई नहीं है, वैसे ना करिए, जमाने बदल गए, हमें भी बदलना होगा, जान छुड़ा लेने से फिर ना जमाना बदल गया। ठीक है जी, मैं वेट करूंगी आपकी तरफ से। हमने लिख लिया हुआ है, हमने तो पहले लिख लिया था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। इन फिगर्स का नाम ध्यान में रखिएगा प्लीज। 0 और 2 क्या कैलकुलेट किया आपने? इंक्रीमेंटल ईपीसी है, इंक्रीमेंटल ईपीएस, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स पर शेयर, पर शेयर भी लिख रहे हैं। जी नेक्स्ट बाकी करो, कट है जब भी लिख रहे हैं। अच्छा सॉरी, रैंकिंग, रैंकिंग करो 1 2। वैसे तो अभी ये एंटी डाइल्यूटिव है, और अगर ये एंटी डाइल्यूटिव है तो इसे शायद कंसिडर करना ही क्यों नहीं चाहिए, तो जरा गौर से देखते रहिएगा प्लीज। बराबर ठीक है, रैंकिंग ठीक है 1 2, कौन सा 1 कौन सा 2? मोस्ट डाइल्यूटिव, लीस्ट डाइल्यूटिव। ये नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? हेडिंग पूरी बोल दे, लिख में नहीं रहा, मेरी तरफ देख कर हेडिंग पूरी बोल दो। टेस्टिंग वेदर और नॉट डाइल्यूटिव टू कंप्यूट द मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन, टाइम सेव करना चाहिए। अब सर ये वर्किंग है, रुक जाए जहां भी आप है, ये कैसे होगी, क्यों होगी, गौर से पहले देखें, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। बस बेसिक ईपीएस बिल्कुल सही बोला गया, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मत लिखिएगा, देख के सब कुछ ढूंढ लीजिएगा पहले। बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिगर्स बोलो, 21 साल की आपने बोली है, तो हमने तो 14 भी बनाना है, तो इसका मतलब फिर अब ये हुआ कि अब ये 2 वर्किंग्स हो, 15 की भी और 14 की भी, कंपैरेटिव भी तो देना। कल ये बात नहीं की मैंने, कल बात हुई है सर, देखो तो सही, देखो तो सही, देखे चेक करो, कल ये बात हुई है नहीं सर, 1 मिनट मौका तो दो, कल वाला आंसर नहीं करना, कल पहले फैसला ये करें, कल कंपैरेटिव बनाया हमने सर, कल कंपैरेटिव बनाया सर, कौन से साल की बात हो रही है? 2021, वहां असल में 2021 की भी वर्किंग पहले हुई थी, 2021 देखें, 2021 में हमने डाइल्यूटेड निकाली हुई थी पहले, सारी पहले निकाली हुई थी सर, आज वाले सवाल में इशू किया,
हम 15 के साथ कंपैरेटिव बना रहे हैं, 14 की वर्किंग हुई नहीं हुई, क्या वहां 14 की वर्किंग पहले ही हो गई थी? सॉरी 2021 की वर्किंग पहले ही हो गई थी। किस साल में जब आए थे तो किस साल की वर्किंग पहले ही अवेलेबल थी? 22 में जब आए थे तो 2021 की वर्किंग अवेलेबल थी। अगर 2021 को हमने कैलकुलेट इसलिए ना किया होता क्योंकि वो अलग रिक्वायर्ड ना होता, सिर्फ 22 के साथ कंपैरेटिव मांगा होता। अगर 2021 ना किया होता और 2022 विद कंपैरेटिव होता तो मुझे 2021 के लिए वर्किंग करनी पड़नी थी। तो यहाँ मुझे क्यों करनी पड़ी अलग से और वहां क्यों ऐसा नजर नहीं आ रही? वहाँ 21 की ऑलरेडी हो गई थी, डायल्यूटेड की ऑलरेडी वर्किंग हो गई थी। यहाँ अब 14 की वर्किंग अवेलेबल नहीं है तो 15 के साथ साथ 14 की वर्किंग करनी पड़नी। ओके सर, फाइनली मुझे ये बता दें क्या कल भी वर्किंग हुई है पिछले साल? और सर हुई है सर, यहाँ भी इंशाल्लाह वैसे ही इंशाल्लाह। लेकिन पहले डेफिनेटली कौन सा साल आप करवा देंगे मुझे? करंट ईयर करवा देंगे और फिर मुझे आप कौन सा साल करवा देंगे? तो फोकस ऑन कौन सा साल? इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ पहले देखें, पहले तसल्ली से देखें उधर क्या हुआ इधर क्या हो रहा है, वरना ऐसी अगर देख देख के लिखे जाएंगे तो आपको क्या पता क्या होगा। मैंने यहाँ अगर ABCD या BH इज इक्वल टू XYZ लिख दिया तो आपने वो लिख लिया। पहले देखें क्या हो रहा है, इस साल की वर्किंग करने लगा। अब कोई फिगर बोल दे तो उठाई जाए। 447,500 divided by, so what is the starting point of this testing? Basic EPS from answer 1.36 per share. असम्ड है सर। अब बताएं नेक्स्ट क्या करूं? एडजस्ट फॉर, चले बिल्कुल ठीक है, एडजस्ट फॉर। अब कॉम्बिनेशन ढूंढना है, कौन सा लूं पहले? ऑप्शंस, बोलना शुरू कर दे फिगर्स। 447,500 जमा 0 डिवाइडेड बाय जमा ये प्लस 0 प्लस 16,667 आपने कहां से देख के लिखवाया है? हमने कहां से देख के लिखवाया है? रैंकिंग वाली वर्किंग से देख के लिखवाया है। टोटल कर दें जरा, 447,500 डिवाइडेड बाय 345,834, आंसर बताएं 1.29 तकरीबन। जान दे यार, आने दें सर, वो देख लेंगे फिर यार, उसे कर लेंगे, क्या हो गया? अगर जब करेंगे तो डॉक्टर साहब हमें क्या पता, बच्चे हम यार, अगर जरूरत पड़ेगी इतना क्लोज आ गया तो चेक कर लेंगे, और शायद उसकी जरूरत ही नहीं थी जो आपने किया, लेकिन अच्छा किया आपने, जो पहले एक तो कर लेना है। जी 1.29 क्या है, क्या है सर? शेयर अर्निंग आ गई, डायल्यूटिव आई है या एंटी डायल्यूटिव आई है? किसके साथ देखा आपने? 1.36 डाइल्यूशन हो रही है। जी नेक्स्ट वर्किंग करवाएं, नेक्स्ट वर्किंग करवाएं, नेक्स्ट वर्किंग करवाएं। अब सर इस वर्किंग की ना नेक्स्ट की जरूरत नहीं है, अपनी रैंकिंग पे जाए, एक दफा चेक कर लेते हैं, अपनी तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन अब ये एंटी डायल्यूटिव हो गई है और ये फर्स्ट सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें हमारा पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग में ही एंटी डायल्यूटिव बना हो। इससे पहले जो क्वेश्चंस करते रहे हम, उसमें रैंकिंग्स में कोई डायल्यूटिव नहीं आया, सॉरी कोई रैंकिंग में एंटी डायल्यूटिव नहीं आया, तो कॉम्बिनेशन जब बना रहे थे उसमें एंटी डायल्यूटिव निकल रहे थे, तो इसको आप कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दफा आप तसल्ली जरा कर लेते हैं कि क्या वाकई अल्टीमेटली आंसर एंटी डायल्यूटिव हो रहा है या नहीं। कैसे करने? कैलकुलेटर पर 447,500 प्लस बोल दें, प्लस 0 तो ठीक है मेरा ख्याल, वो तो हम यहाँ से उठा रहे हैं। अब आगे बढ़े, अब इसमें क्या इनकॉर्पोरेट करना, अदरवर्ड्स बोले आप नहीं, मतलब प्रेफरेंस से इनकॉर्पोरेट होता है, तो 447,500 प्लस प्लस डिवाइड बाय बोले फिगर्स 346,834 प्लस 500, वही जमा कर देना है। तो आंसर बताएं। अब ये भी 1.29 आ रहा है। अब यहाँ राणा साहब की बात बिल्कुल ठीक थी कि हमें शायद डिटेल में जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा पॉइंट्स में शायद डाइल्यूशन एंटी डाइल्यूशन है, तो इसको ध्यान में रखें। आंसर आपका आ रहा होगा 1.295 समथिंग या जो भी है, बोल दो 29
नहीं बोलते हैं आप जो आ रहा है, मैं जब 5 करता हूँ कहता नहीं है, जब मैं 1.2949 मैंने आपके आप में रख लिया 49। अब कैलकुलेटर में आप 0 करें, और ये जो पहली वर्किंग थी इसको जरा पूरा देखें कितना आया था। ये जो ऊपर वर्किंग अभी ऑप्शंस के साथ आपने की थी, ये वर्किंग आंसर पूरा क्या आया था 1.2939। अब 39 से 49 तो माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन किस चीज का डिफरेंस है, डाइल्यूशन का या एंटी डाइल्यूशन का। एंटी डाइल्यूशन कैसे पता चलिए 39 से 49, तो पॉइंट्स में काफी फर्क है। तो ठीक है, राउंड ऑफ हम 2 पे कर लेंगे, लेकिन अगर इतना बारीक फर्क आ रहा होगा तो यकीनन अपनी फिगर्स को रीएडजस्ट करके लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये 1.2939 से नीचे होता तो यकीनन मैं वो लिखता, और क्योंकि वो ज्यादा डाइल्यूटिव कॉम्बिनेशन होता। लेकिन मैं क्यों नहीं लिख रहा, ऑलरेडी हमें पता चल गया हुआ है कि किस चीज ने एंटी डाइल्यूट कर देना है, प्रेफरेंस सेल्स ने। देयरफॉर अब उसे यहां लिखने की जरूरत देयरफॉर नहीं है। एक छोटा सा नोट लिखें। क्या नोट में लिखेंगे हम, जल्दी से बोलो। प्रेफरेंस सेल्स इस वर्किंग में हम क्यों नहीं ले रहे, प्रेफरेंस सेल्स बल्कि अभी लिखा नहीं आपने चैट में, पहले सेंटेंस में लिखेंगे प्रेफरेंस सेल्स शुड बी इग्नोर्ड इन विच वर्किंग, in this working of testing, in testing, because they are anti-dilutive. Any confusion? Complete कर। पहले तो मैं लिखता होता था जब एंटी डाइल्यूशन आती थी। सही बता दें, सही बता दें, सही बता दें। रैंकिंग में डाइल्यूटिव भी होता था, कॉम्बिनेशन मिला के पता चलता था एंड में कि वो एंटी डाइल्यूटिव। यहाँ कहाँ ही पता चल गया, रैंकिंग में ही पता है। देयरफॉर फिर आगे वैसे चेक कर लिया आप लोगों ने सबने, बनता एंटी डाइल्यूटिव ही है, लिखा जा भी सकता है वैसे, लेकिन अगर ना लिखा जाए तो शायद टाइम सेविंग है। ये एनी कंफ्यूजन, ये नहीं जी, वेटिंग फ्रॉम योर साइड। तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन फिर बना, किसके साथ किसको मिला के मोस्ट डाइल्यूटिव बन गया। हाँ जी, बेसिक और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है, ये भी पता होना चाहिए, बेसिक और ऑप्शन इकट्ठी नहीं है। हाँ, किसको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फिर वो एंटी डाइल्यूटिव कॉम्बिनेशन होता है। तो यही सिलेक्ट होना है। और आइए जरा यहाँ तक जो सिलेक्ट हुआ है इसे 2015 के एंगल से पूरा करना। ऊपर जगह हमने छोड़ी हुई है, डाइल्यूटेड ईपीएस की, और सही मेरे साथ रेडी, नोट कर लिए, कोई अगर नोट करा बता दीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा बता देंगे नोट करें। आप लोग ऐसे अपने हाथ से लिखे हैं जरा। डाइल्यूटेड की आपने हेडिंग्स बनाई हुई, हेडिंग बनाई हुई, कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड, उसके सामने अर्निंग्स और शेयर्स लिखने की ख्वाहिश जरूर करें। एनीबॉडी राइटिंग प्लीज, जो बोर्ड पे। $447,500 यही सिलेक्ट हुआ है फाइनल प्लस 0 करके, डिवाइडेड बाय
345 834 सॉरी यार 834, लेकिन यहीं रुके और मेरा ख्याल है बेस्ट यही रहेगा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 ये लिख लिया था, एक क्वेश्चन नंबर 9 होना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर उसमें जरा देख के बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस में डिस्काउंटेड ऑपरेशंस की फिगर्स कैसे लिखेंगे। यानी वहां नेगेटिव एक फिगर थी, वहां एक नेगेटिव फिगर पहले ढूंढे 4 मिलियन था, उस 4 मिलियन की जगह इस सवाल में ढूंढ के फिगर बताएं क्या ना कर जीरो यार, खुदा के लिए जीरो नहीं यार, खुदा के नाम ले यार, कौन से साल की बहस कर रहा हूँ। 15 में ना कह दीजिएगा जीरो है, 15 में क्या फिगर है 5 to 500, वापिस उधर ही जाएं, उस 4 मिलियन के नीचे जो आपने लिखा था एक एरो बनाया था ऊपर से नीचे, उसको इसी तरह काइंडली याद रखें, कोई नया काम नहीं करना। उधर क्या था जो इधर क्या है और क्या आ जाएगा, कहां से क्या आ जाएगा, कहां से कंटिन्यूड ऑपरेशन वाली बेस ही एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये अब चीजें काफी सारी हो गई हैं, बेसिक, डाइल्यूटेड, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यूड, कंपैरेटिव, तो कोई सीक्वेंस बनाना पड़ना। ये मिल गया प्लीज। तो जो बेस है कंटिन्यूड की उसने एज इट इज आ जाना है, डिसकंटिन्यूड में। क्या सवाल एंड हो गया? अभी तो कौन सा काम रहता है जो खाली सवाल छोड़ा, वो तो मैंने बताना है, लेकिन एक काम अभी कौन सा आपका रहता है, कंपैरेटिव में कौन से साल की भी टेस्टिंग रहती है, कौन से साल की टेस्टिंग रहती है भाईजान। देखिए इतनी टेस्टिंग, ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई हो अपनी तरफ से एग्जाम की, तो फिर बात को नजदीक बनने की तरफ जाती है। आपको तंग करना मकसद नहीं है मेरा, लेकिन एग्जामिनर बहुत ज्यादा तंग करता है ये एग्जामिनर जी। चले एक सेकंड बात छोड़ा, 2014 की टेस्टिंग कहां से शुरू करूं, रैंकिंग से टेस्टिंग शुरू कर रहा हूं, कहां से लिखवाना पहले सारा, कौन सी बेसिक से, फिर बोल दें कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिगर्स प्लीज ढूंढनी है, प्लीज कोई ढूंढ दे यार। 737 डिवाइडेड बाय 268 966, आंसर भी देख के बताना है यार। 1.25 या 6 5 पर शेयर। देन नेक्स्ट हेडिंग क्या यार, एडजस्ट और क्या यार, बता दें यार, वो ही ना कह दीजिएगा जी। ऑप्शंस की फिगर लिखवाइए, कैसे लिखा नहीं, जिसने कहा है वही लिखा, कैसे एडजस्टमेंट करूं सर। 337 500। वंस अगेन कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ कहाँ कौन सी जगह, रैंकिंग में +0, ऐसे ही होना है, डिवाइडेड बाय 268 966 प्लस, कहाँ जाके आपने लिखवाया है, कहाँ जाके आपने लिखवाया है, टोटल बताएं। डबल 37500 डिवाइडेड बाय 285 633, आंसर बताएं। नहीं 1.18 पर शेयर। डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है, डाइल्यूटिव है एंटी डाइल्यूटिव है, कैसे पता चला है, कौन सी बेसिक को देख के, 1.25 ऊपर वाली देख। मैं यहाँ पे जी 14 की रैंकिंग सेम है मास्टर, तो दोबारा रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, रैंकिंग सेम है, इंक्रीमेंटल ईपीएससी सेम है। अगर आप करना भी चाहें तो 0 बटा यही शेयर्स 1000 बटा 500, रैंकिंग सेम है।
यहाँ मैं एक, अगर कोई सोच रहा है तो एक अच्छा सा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब मैं तभी दूंगा अगर आप वहां तक पहुंचे तो। लिख रहे हैं आप? बल्कि सॉरी ये बता दें, सेकंड एंटी डायल्यूटिव हो जाना, चेक करें जल्दी से, बताएं होता है कि नहीं। करके 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 नहीं है वो इसी साल भी यार ना, ये ना करें, इस सवाल में वो है इस साल। इस सवाल में दोनों पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स 14-15 दोनों में रहे हैं, 14 में भी रहे हैं, 15 में भी रहे हैं। 1.186 आया था ये आपका पहला वाला, 1.1816 समथिंग था जो पहले आया, और अब जो आ रहा है 1.1830 समथिंग है। 20 डायल्यूशन हो रही है। तो बेहतर ये है कि मेरे ख्याल दोबारा जल्दी से वही नोट लिखें जो पहले लिखा था। बोल दें क्या नोट लिखा था? प्रेफरेंस शेयर्स आर, सिंपली एक सेंटेंस थोड़ा बस इतना बनाना, प्रेफरेंस शेयर्स आर, हाँ नीचे की पूरी इग्नोर तो हमने करी थी, मेरे ख्याल प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटी डायल्यूटिव, लेकिन वर्किंग आपने चेक कर ली है। ये ओके? क्या यही कॉम्बिनेशन फिर मोस्ट डायल्यूटिव है? सर यही है जो है। देखिए जी सर कैसे लिखेंगे फाइनली कंपैरेटिव। कंपैरेटिव ईयर में इसे कैसे लिखेंगे? जी लिखे कैसे लिखा, किस साल में लिखा? 14 में कहाँ लिखा है? कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू? कंटिन्यू डिसकंटिन्यू क्या लिखा है? 337 500 डिवाइड बाय 285 633। 337 500 डिवाइड बाय 285 633। इनके आंसर्स जीरो अगर है भी तो जीरो डिवाइड बाय क्या होना था पता? अगर होता भी तो 285 633। जी इसके आंसर्स जल्दी से लिखाइए। 1.29, 1.18, सॉरी 1.18, 0.15 एंड डैश। कंप्लीट करें और फर्स्ट पेज जो खाली इसका अगर कुछ आप लिखते हैं तो बता दीजिएगा। लिख लिया है तो बता दीजिएगा। जी ऑन स्टूडेंट्स ओके। चलिए सर अब जो आपके पास सामने चीज आने लगी, अब ये वर्किंग सारी हो गई हुई है, सारी फिगर्स आ गई हैं, सिर्फ इनकी कोई प्रेजेंटेशन है शेयर होल्डर्स के लिए। ये जो मैं काम इस वक्त करने लगा हूँ ये आप तब किया करेंगे जब रिक्वायरमेंट देखें, जब वो कोई डिस्क्लोज मांगे, तो फिर आप क्या क्या किया करेंगे? कुछ भी इशू नहीं है, आपने सब कुछ वो जो किया वो वहीं से कुछ देकर मुझे लिखवाना। तो बिल्कुल सिंपल बहस होने लगी। सबसे पहले डेफिनेटली अब हम डिस्क्लोजर अगर बना रहे हैं तो बिजनेस नेम लिखवा दो। अर्ली मॉर्निंग, अभी चले बिजनेस नेम वगैरह लिखो, अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड। जब वो डिस्क्लोज कहेगा तो दो जगहों पे डिस्क्लोजर्स आते हैं।
रुक के पहले सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के नीचे डरना नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का शुरू बताएं कहां से होता है। आगे गुड एफर्ट स्टार्ट आगे लेस नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट स्टार्ट अच्छा था, दोबारा शुरू करें कहां से शुरू होती है। बोल दे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ जाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद समटाइम्स एक अदर कंप्रीहेंसिव इनकम हो सकती है, लेकिन उसका भी ज़हन में डालने को रहने दे, मैं फिर किसी और दिन याद दोबारा करूँ। मैंने सबसे पहले ये जो डिस्क्लोजर है ये बनता है जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। कहां से लेके कहां तक आ गए हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू सवाल पॉइंट नंबर 1 अभी देखे ना, इस तरह लिखा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वही सारी फिगर्स मैंने लिखनी है और इंशाल्लाह टाइम हमारे पास है, आपने देख के लिख के उठना है, जब तो ये टेंशन खत्म करना। डाटा जरा ढूंढना, क्या आपको 2015-14 का प्रॉफिट पता है? अच्छा जी पता है, पॉइंट नंबर 1 में ढूंढ के बताया 5 लाख और 337,500। वो जो ब्रेकअप हुआ है कंटिन्यू डिसकंटिन्यू का, वो ईपीएस में हुआ है, वरना प्रॉफिट यही है। क्या इसमें इंक्लूड है इस साल कितना और किस साल कितना? उस साल उतना और उस साल उतना। तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ गया हूं। बेसिक ईपीएस जो होती है वो शेयर होल्डर्स को आपने इनकम स्टेटमेंट ही के सफे पे एंड में प्रेजेंट करके दिखानी होती है। क्या बोला मैंने? बेसिक ईपीएस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही एंड पे प्रेजेंट करके दिखानी है। डाइल्यूटेड के लिए चॉइस होती है कि चाहे इसी पेज के नीचे दिखा दें या नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दें, क्योंकि चॉइस अवेलेबल होती है और इसलिए फिर हम अपना टाइम सेव करने के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों यहीं प्रेजेंट कर देंगे। किसको यहीं दिखाना है? बेसिक और डाइल्यूटेड को यहाँ दिखा दें या कहाँ दिखा दें, या नोट्स वाले सफे पे दिखा दें। नोट्स वाला सफा पता है, लेकिन क्योंकि चॉइस है तो हम दोनों को यहाँ इकट्ठा ही दिखा दिया। किस जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अच्छा ये जितने मैं डिस्क्लोजर बोलूंगा ये आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले प्रेजेंट कर लें ताकि इंग्लिश पढ़ते हुए जहन में स्टोरी आ जाए कि क्या किया था जिसे इंग्लिश में पढ़ने लगे। तो मैं अब डिस्क्लोजर शुरू करने लगा। सबसे पहले आप मुझे कौन सी ईपीएस लिखवाएंगे? बेसिक ईपीएस। अब ये कहां से देख के आप मुझे लिखवाएंगे? आपने फिगर्स लिखी हुई है, कंटिन्यूड अलग दिखानी है, डिसकंटिन्यूड अलग दिखानी है। तो जल्दी से मुझे फिगर्स देख के आपने फाइनल आंसर्स बताने। वर्किंग्स अब हो चुकी हैं। कंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस क्या है? 1.36 है और लास्ट ईयर 1.25 है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की 0.16 है और लास्ट ईयर डैश। ये मुझे आपने कौन सी लिखवाई है? आप मुझे कौन सी लिखवा देंगे आप? डाइल्यूटेड। कंटिन्यूड ऑपरेशंस की डाइल्यूटेड बताएं, रिपीट करने का जरा। 1.29, 1.18 एंड 0.15 और डैश। इसके सामने वर्ड आ गया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। जब आप लिख रहे हो और आपको महसूस हो कि जगह कम हो गई है तो इंशाल्लाह कोई नहीं, अगले पेज पे लिख लेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर आप मुझे याद करवा देंगे कि हमें एक पेज से ज्यादा लगता है। तो ये बहस भी जहन से निकाल दें। पहला काम क्या होना है डिस्क्लोजर में? प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। देन उसके बाद जो अगला काम है ये नोट्स में ही होना। अब मैं कहाँ चला गया? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहां जैसे मैं किन किस स्टैंडर्ड्स में जाता रहा हूं, जरा सोच के 2-3 बोलने की कोशिश करें। IAS 16 में जाता रहा हूं, IAS 8 में जाता रहा हूं, IAS 40 में आप जाते रहे हैं, गुनू कैश पता नहीं कितनी दफा आपने कर लिया, लेकिन अभी शुरू करना है।
तो जिस तरह स्केड्यूल बनता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, उसी तरह स्केड्यूल बन जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, एंड वगैरह वगैरह। किस साल के डिस्क्लोजर हम बना रहे हैं? नहीं, अब हम ईयर एंड में है 31 दिसंबर 15, और साथ कंपैरेटिव दे देंगे अगर इंफॉर्मेशन है, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह है। ये जो डिस्क्लोजर है ये बहुत सिंप्लीफाइड है, सॉरी 15 14, लेकिन इसको एक दफा मैं सच समझ लीजिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। सॉरी 14, इसकी एक हेडिंग बना देते हैं मिलकर, एक रिकंसिलिएशन बनानी होती है, डरना नहीं वर्ड से, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद बेसिक अर्निंग। हरगिज परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी इस लाइन का मीनिंग ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को उठाना है और उसे बेसिक अर्निंग तक पहुंचाना है। कहां से शुरू करना है? मुझे आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताना है दोनों सालों का। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से आता है यार? प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, और कहां से आता है? सोच लो, वही है ना। और वंस अगेन कोई सेग्रीगेशन नहीं, कंटिन्यू डिस्काउंटेड इतनी सेग्रीगेशन होनी थी, वो हो गई। अब जरा मेरी तरफ ही देखें, ईपीएस का फार्मूला बोले बेसिक का, अर्निंग्स, अर्निंग्स पर होता है। अर्निंग्स कैसे आते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से समटाइम्स कुछ माइनस होता है, रिमेंबर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है तो अर्निंग्स फाइनल होती है। हमारे इस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो सही, लेकिन वो है रेडीमेबल, ऑलरेडी लेस हो चुका है। लेकिन मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ कंप्रीहेंसिव। हमारे इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं नहीं, लेकिन मैं उनको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर वो हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकें। समटाइम्स इस प्रॉफिट में प्रॉफिट से अर्निंग से करते हुए कौन सी एडजस्टमेंट पॉसिबल है? लेस 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 इररिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। हमारे इस केस में ये डैश है, क्या ये हमेशा डैश होगा? देयरफॉर हमारे इस केस में यही 5 लाख क्या है और क्या ही है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और यही बेसिक अर्निंग्स भी हैं। क्या हमेशा ऐसे ही होगा? असल में जो हमने वर्किंग की है, जरा वर्किंग देखें अपनी जाकर, हम एक फार्मूला बनाते हैं फ्रैक्शन में, ये सारी वर्किंग्स हैं। शेयर होल्डर्स को ये फ्रैक्शंस वगैरह में लिख लिख के प्लस माइनस करके टेस्टिंग टूस्टिंग ये कुछ नहीं बतानी। शेयर होल्डर्स को जरा साफ सुथरी प्रेजेंटेशन करनी है। मैंने किस फिगर को आपके सामने बोलने की कोशिश की है? अर्निंग्स की जो फिगर होती है, बेसिक अर्निंग्स की फिगर, वो मैंने आपके सामने इस प्रेजेंट करने की होपफुली कामयाब तो नहीं नाकाम कोशिश की है। इस सब का डैश क्यों लगाया मैंने? यार प्रेफरेंसेस हैं तो सही, प्रेफरेंसेस हैं तो सही, लेकिन वो रिडीमेबल है, ऑलरेडी लेस हो गया होगा। ये कब फिगर रेलिवेंट हुआ करेगी? आगे चलो। देन दूसरी रिकंसिलिएशन होती है, रिकंसिलिएशन बिटवीन बेसिक अर्निंग्स एंड डाइल्यूटिव अर्निंग्स। बेसिक अर्निंग्स एंड डाइल्यूटिव अर्निंग्स। अपना जरा वर्किंग वाला पेज सामने रखा। पंद्रह की बेसिक अर्निंग्स बतानी है आपने ना करिए। अर्निंग 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 पर शेयर, अर्निंग अर्निंग। अच्छा अभी इसका डिफरेंटली मुझे आपको नजर आ रहा होगा, कंटिन्यू डिस्काउंटेड लगा, लेकिन ये वर्किंग को इकट्ठी करनी है, इसलिए कंटिन्यू डिस्काउंटेड इकट्ठा करके बताऊंगा। 5 लाख है, 5 लाख बन जाना यार, सोच लो। और 3,37,500, वहां आपको ये 5 लाख कैसे बना नजर आ रहा है? देख के 447.5 एंड 52.5 एनी करफियर
अभी कौन सी अर्निंग्स है? बेसिक। अब आपने डाइल्यूटेड का आंसर देखा, क्या डाइल्यूटेड में भी सेम अर्निंग्स है? क्या डाइल्यूटेड में भी सेम अर्निंग्स है? हम देखेंगे तो नहीं, लेकिन गलत जरूर बताएंगे। क्या सेम अर्निंग्स है? सेम क्यों है? क्योंकि एक ही डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट निकला था, वो था ऑप्शन, और उससे अर्निंग पे फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन क्या इस पे फर्क पड़ भी जाता है? तो मैं कंप्रीहेंसिव अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या ऐड हो जाता है? ऑप्शंस की अर्निंग तो जीरो ही होती है। किसकी अर्निंग बना रहा हूं? अब हेडिंग देते रहो, बताएं। बेसिक की अर्निंग को डाइल्यूटेड की अर्निंग्स में कैसे पहुंचाऊं? ऑप्शंस के अगेंस्ट तो डैश ही होगा, हमेशा डैश हुआ करेगा, हमेशा डैश हुआ करेगा। ऑप्शन के सामने डैश हुआ करेगा। कहां कहां कुछ हो भी सकता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटरेस्ट सेव हो सकता है। हमारे इस केस में नहीं है, हमारे इस केस में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर तो है ना यार। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स क्या निकले? वो एंटी डाइल्यूटेड बेचारा निकला। तो हमारे इस केस में वो भी जीरो, वो भी जीरो, और वो भी जीरो क्यों है? ऑप्शंस तो होती ही जीरो है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है नहीं है। प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल है वो एंटी डाइल्यूटिव निकला है, जिन्हें हमने अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर ही नहीं किया। देयरफॉर हमारे इस केस में कौन सी अर्निंग है? क्या हमेशा से ही होगा? क्या अगर हम ये डैश हो तब भी डैश लगाया करेंगे? नहीं लगाया करेंगे। एक दफा लगा इसलिए लिया है ताकि आगे याद रहे। अगर डैश है तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर लिखना भी था तो अपने इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन लिखना था। अपने इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शंस रेलेवेंट थे, बाकी सब कुछ लिखना कंपलसरी नहीं है। एक दफा मैं आपके सामने शायद पूरी बात करना चाहता हूँ, ताकि अगले किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो आपके जहन में एक दफा पिक्चर बन जाए, जिसे आप भर सकें अपने पेन से। एक टेंशन ऐसे अगर आपको हो रही है, हम कब लेंगे, तो उसको जहन से निकालें। अगर ना लिख सके कल लिख लीजिएगा। एक आखिरी रिकंसिलिएशन हो, ये कितनी हो गई हैं? होने दे जितनी भी है, गिनने का कोई फायदा नहीं। देन सर, अब यहाँ तक अर्निंग्स की तो बात हो गई है, नेक्स्ट एक रिकंसिलिएशन है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता मेरा रिकंसिलिएशन बिटवीन, सिंपल बात एक और लगी है आपके सामने, बेसिक शेयर्स विद डाइल्यूटिव शेयर्स। अब मैंने क्योंकि आपको काफी होपफुली आपको आइडिया दे दिया है, तो एक बेस्ट एफर्ट काइंडली करके उठाना। बेसिक शेयर्स बोलने कितने? कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? अब आप जहां मर्जी देखें, कॉन्टिन्यूड में देखें, डिसकॉन्टिन्यूड में देखें, वहां एक ही बात। तो बेसिक शेयर्स 15-14 के ढूंढ के बताएं, बहुत से फिगर देखें। बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स, बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स यार 3 to 9 167 and 268 966। अब जरा डाइल्यूटेड शेयर्स ढूंढें, क्या चेंज है? ये कहां से पता चला करेगा कि चेंज है कि नहीं है? टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। 15 की टेस्टिंग में जाएं और 14 की टेस्टिंग में, लेकिन बाद में जाए, पहले 15 की टेस्टिंग में। क्या 15 की टेस्टिंग में इन शेयर्स में कुछ शेयर्स का इजाफा हुआ? किसकी वजह से हुआ? कितना हुआ? प्लस हुआ या माइनस हुआ? प्लस हुआ। 14 की टेस्टिंग में जाएं, क्या वहां भी यही हुआ? वहां भी यही हुआ। क्या और भी कुछ हो सकता था जो हमारे सवाल में नहीं है? क्या क्या हो सकता था? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हो सकते थे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स भी हो सकते थे, और प्रेफरेंस शेयर्स तो हैं यार। रिडीमेबल इशू नहीं है, सही वर्ड बोले, रिडीमेबल इशू नहीं है। एंटी डाइल्यूटेड होने की वजह से वो इस वर्किंग में शामिल नहीं हुए, और अगर वो एंटी डाइल्यूटेड ना होते तो हमारे शामिल उन्होंने हो जाना था। तो व्हाट आर डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स? डाइल्यूटिव शेयर्स फिगर वही है, फिगर वही है। कौन सी फिगर बनेगी ये? बोलते बोलते देखें। 345
833 and 285 6 जी 4 सॉरी या अल्लाह मौला या मेरे मौला 4 उधर भी 4 उधर 3 है यार या आधा सही है आधा सर जी सर अब आपके पास 2 मिनट है और 2 मिनट शायद आपको एक्स्ट्रा लगे मेरा ख्याल ये उठ लिख के उठिए मैं अगली क्लास वालों को कोई थोड़ा डिले कर देता और जो अगली क्लास वाले स्टूडेंट है वो महसूस कीजिएगा यहाँ बैठ के कि वो रिलैक्सेशन वाला टाइम अपने इस FA1 में दे रहे हैं जी आपने हेडिंग लिखी थी मेरा ख्याल अर्ली मॉर्निंग नहीं वो इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग तो लिखी है कहाँ से लिखा चलिए आपके पास यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ शायद वो ठीक है नाम घर जाके लिख लीजिए बिजनेस नेम है अर्ली मॉर्निंग कल सुबह जब आएंगे मैं याद करा दूंगा कि अर्ली मॉर्निंग है Sorry. अपने डेबिट क्रेडिट साइड पे लोगों को तंग ना करें भाईजान उन्होंने भी लिखना ये अगर नोट कर लेंगे तो बताइए अगर इधर की कोई फिगर रह गई है तो ये घर से भी लिखी जा सकती है कहाँ से ये वर्किंग से है लेकिन ये बड़ा ये रिकंसिलिएशन बना के पहली रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद बेसिक EPS सॉरी बेसिक अर्निंग सॉरी पहली हेडिंग जरा सही कर लीजिएगा अगर गलती से लिखी है तो विद बेसिक अर्निंग्स reconciliation of profit after tax with basic earnings sorry
जी फर्स्ट एक्सटेंशन होगी, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। पिछली चीजें जब आप पढ़ते हैं तो याद आ जाती हैं क्या? नहीं, देख के याद आना चाहिए कि पढ़ा हुआ है। जितना टाइम पहले लगा उतना नहीं लगना चाहिए, और खुद से वो चीजें दोबारा सॉल्व होनी चाहिए जो पहले की हुई है। इस कोशिश में कितने % कामयाब हैं आप? लिख ले सॉरी, वैसे तंग कर रहा हूँ। जी अगर आपने नोट कर लिया तो ठीक है। ये ऐसे ऐसे मैं ऊपर करता जा रहा हूँ, अगर कोई रहेगा पीछे तो बता दीजिए। जी पहली दो रिकंसिलेशन होगी। जस्ट मिनट, मैं जरा एक घर के लिए रिवीजन का एक दो क्वेश्चंस करने। ये अपना स्टार्ट से बाद में काइंडली देख लीजिएगा, इस वक्त काइंडली नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर कुछ रह गया तो बाद में देख लीजिए। नहीं आपसे नहीं कह रहा, भाईजान लिखो, लिख के उठे। बेटा तस्वीरों का कोई फायदा नहीं है, 12 लेक्चर अवेलेबल होगा आपके पास, दोबारा लेक्चर लेके तस्वीर का क्या फायदा, अपने हाथ से लिखो। ये वैसे भी मेरा तस्वीर नंबर 717 होनी है, और पहली वाली पता नहीं किधर है। सर बताता हूँ सर, मौलाना मैं सोच रहा हूँ ये अगर नोट कर लिए तो आज का दिन जरा ईपीएस को दें, आज का दिन जरा ईपीएस को दें। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हुआ, बल्कि इसको तरतीब में रखें, इस तरतीब से रिवाइज करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 भी इसके नीचे ही था, एग्जाम्पल इसी के नीचे कोई पेज नंबर बोलते रहे, पेज नंबर 210 पे क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद जाना पीच ट्री 345 जो कल आपने करवाया, और फिर वापस आना है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 209। लेकिन मेरा ख्याल एक जरा खुद से भी अगर करना है, पेज 241 पे फिर एक क्वेश्चन छोटा सा खुद से अटेम्प्ट कर।
पेज नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद जाना है पेज नंबर 345 पेज 3 जो अभी करवाया आपने। वापस आना है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 209 और ये रिवाइज करके जरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा उससे अगर ये काम हो जाए तो पेज नंबर 241 पे आना। एक ही सवाल, उसको एक एग्जांपल, पेज नंबर 241 दें टाइम रात। नहीं आपने कंप्लीट करें बेटा, कोई जल्दी वाली बात नहीं। आज का दिन ईपीएस को दें, फिर कल दोबारा पिछला कोई टॉपिक साथ रखेंगे, ठीक है? ये कोई नोट तो नहीं करा बेटा? एनीबॉडी राइटिंग? 241 पे जो सवाल नजर आएगा वही होमवर्क है, ठीक है? पूछ लीजिएगा जरा, क्लास का टाइम आगे चला गया, कल पूछ लीजिएगा। ये रिवाइज कर लें आप, जो आप कहेंगे फिर कल डिस्कस कर सर इसमें जो आपने बताया ना कि मतलब ये पहले मार्केट वैल्यू 7.503 पे था, तो इसको मार्केट वैल्यू 7.6 पे थी। ये सर इशू फॉर वैल्यू और नो वैल्यू निकाला था जिसमें, हाँ। ठीक है? तो आपने बोला था कि अगर इस पे मार्केट वैल्यू पे होता तो इसको नहीं कंसीडर करते। अगर मार्केट वैल्यू पे होता तो पूरा कंसिडर करते, वर्किंग ना करते और वैल्यू होता तो ये